आज हम इस एपिसोड में भारत की महान गायिका और पहली प्लेबैक सिंगर शमशाद बेगम के बचपन से लेकर अंतिम संस्कार तक का सफ़र कैसा रहा, इस बात पर चर्चा करेंगे। शमशाद बेगम पहली गायिका थी जो कि दूसरे अदाकारों के लिए गाना गाने की शुरुआत की। बचपन में 5 साल की उम्र में उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया था। जब वे घर में गाना गुनगुनाती थी तो घर में भाई उनको मारते पीटते थे। आखिर ऐसा क्यों करते थे? सबसे कमाल की बात यह है कि संगीत की उन्होंने कोई भी शिक्षा नहीं ली थी और कैसे बन गई महान गायिका। पिताजी का इतना सख्त पहरा था कि वे जब घर से निकलती थी तो बुर्का पहनकर जाती थी और गाना शूट करती थी तब भी बुर्का पहनकर ही उनको गाना शूट करना पड़ता था। शमशाद बेगम ने जाति मजहब सब कुछ त्याग कर कैसे हिंदू लड़के से शादी कर ली, और वो भी नाबालिग उम्र में, घर वालों की मर्जी के खिलाफ। आपको यकीन नहीं होगा, शमशाद बेगम उस समय सबसे ज़्यादा फीस लेती थी, एक गाने के 1000 रुपये, जबकि अन्य गायिका 50 से 100 रुपये लेती थी। आखिर क्यों लता मंगेशकर और आशा जी को कहा जाता था कि शमशाद बेगम जैसे गाना गाया करो? जानेंगे और भी बहुत कुछ अनसुने किस्से। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट MA चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों को लेटेस्ट जानकारी समय से मिलती रहे। 15 अप्रैल सन 1920 को लाहौर के पंजाबी मुस्लिम परिवार में जन्मी शमशाद बेगम 8 भाई बहनों में परवरिश हुई। इनके पिता हुसैन बख्श एक मैकेनिक थे, माँ धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। स्कूल में जब दाखिला कराया गया तो महज 5 साल की उम्र में स्कूल के प्रधानाचार्य ने उनको प्रेयर की हेड सिंगर बना दिया था। जब उनकी उम्र मात्र 10 साल थी, उन्हें लोकगीत, शादी ब्याह आदि में गाना गाने का मौका मिलने लगा था। लेकिन ये सब ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। उनके पिता गायकी के सख्त खिलाफ हो गए, लेकिन इन्होंने गाना गाना जारी रखा। इसके लिए उन्हें घर में मार खानी भी पड़ती थी। लेकिन शमशाद के चाचा गज़लों और गानों के काफ़ी शौकीन थे। वे शमशाद के गानों से वाकिफ़ थे। एक दिन उनके चाचा शमशाद को एक म्यूजिक कंपनी में ले गए और वहां पर उनका ऑडिशन हुआ। उस ऑडिशन में उन्होंने एक गज़ल को गाना शुरू कर दिया। उस समय वहां पर सुनने वाले मशहूर गायक मास्टर गुलाम हैदर वहीं मौजूद थे। आवाज़ सुनते ही उन्होंने 12 गानों का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दिया। शमशाद बेगम के चाचा बहुत खुश हो गए, लेकिन जब पिता मियाँ बख्श को ये बात पता चली तो हंगामा खड़ा हो गया। साफ इनकार कर दिया और घर से बाहर जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया। चाचा अमीर खान ने अपने भाई को समझाया कि लड़की की आवाज़ खुदा की देन है, इसे बर्बाद मत करो। बात मान ली, लेकिन एक शर्त के साथ कि बुर्का पहनकर ही गाना गाएगी और किसी पार्टी या जश्न में शामिल नहीं होगी ताकि उनकी शक्ल को कोई देख ना सके। उस समय गुलाम हैदर के लिए शमशाद जो गाना गाती थी उन्हें उनके लिए 15 रुपये मिलते थे। उस हिसाब से उन्हें 180 रुपये मिले। 1932 में ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अब शमशाद के गाने अच्छे चलने लगे थे, सभी उनके गाने सुनते थे। एक लड़का उनके पड़ोस का था, गणपत लाल, इनका बहुत बड़ा प्रशंसक था। एक दिन दोनों की बात शुरू हुई और फिर दोस्ती हो गई और यही दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन ये मंजिल पाना आसान नहीं था। घर में पिता भाई बहन सब सख्त मिजाज के थे, लेकिन शमशाद ने गणपत लाल से ही शादी करने की ठान ली थी। दोनों के धर्म भी अलग अलग थे और उम्र में भी काफ़ी बड़ा फासला था। शमशाद बेगम उस समय मात्र 13 साल की थी। गणपत लॉ की पढ़ाई कर रहा था। उसी समय घर वालों ने शमशाद के लिए एक लड़का पसंद किया और दोनों की शादी तय कर दी। लेकिन शमशाद ने साफ साफ मना कर दिया और घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने 15 साल की उम्र में गणपत लाल से शादी कर ली। साल था 1934।
परिवार वाले खूब नाराज हुए, लेकिन शमशाद अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती थी। कुछ समय पश्चात शमशाद के घर एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। उसके बाद घर वालों की नाराजगी दूर हो गई और सब इकट्ठा रहने लगे। सन 1937 में शमशाद को लाहौर और पेशावर के ऑल इंडिया रेडियो में गाना गाने का मौका मिला और हर घर तक उनकी आवाज़ पहुंची। फिर शमशाद बेगम फेमस होने लगी थी। शमशाद को फिल्मों में आने का ऑफर भी मिला, लेकिन फिर वही उनके पिता ने आने नहीं दिया और बोला कि यदि तुम फिल्मों में जाओगी या जाने की जिद करोगी तो मैं गाने से भी तुम्हें बंद करा दूंगा। सन 1933 से 1970 के बीच शमशाद बेगम ने अपनी कोई भी तस्वीर नहीं खिंचवाई। इन्होंने बुर्का पहनकर ही रेडियो पर गाना जारी रखा। इनके गानों को फिल्मों में इस्तेमाल किया जाने लगा। 40 के दशक में मशहूर प्रोड्यूसर महबूब खान ने इनके गानों को सुना और बहुत प्रसन्न हुए और फिर ये सीधा मुंबई से लाहौर शमशाद के पास पहुंच गए और उन्हें कहा कि आप हमारे साथ चलो। लेकिन उनसे पहले उनके पति गणपत लाल से उनकी मुलाकात हुई। महबूब खान ने उनके पति से कहा कि मैं इन्हें मुंबई ले जाना चाहता हूं और इनको आलीशान बंगला, घर, कार सभी चीज़ें मुहैया कराऊंगा और यदि इनके साथ कुछ लोग जाना चाहे तो वे भी घर में रह सकते हैं, उनका खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। शमशाद बेगम के पति गणपत लाल राजी हो गए, लेकिन फिर पिता अड़ गए। महबूब ने कहा, बेटी को कब तक कुएं के मेंढक बनाकर रखोगे, इसे समुद्र में छोड़ दो। और इसके बाद शमशाद बेगम ने भी जिद पकड़ ली और कहा कि मैं जाऊंगी ज़रूर, और उनके पिता को झुकना पड़ा। इसके बाद सन 1941 में उनके गाने खजांची, खानदान जैसी फिल्मों में इस्तेमाल किए गए। उस समय लता मंगेशकर और आशा भोसले अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही थी। शमशाद उस समय इतनी बड़ी सिंगर थी कि दोनों से कहा जाता था कि शमशाद जैसा गाना गाओ। उस समय शमशाद बेगम एक गाने के 1000 रुपये लेती थी, जबकि लता मंगेशकर की फ़ीस 100 रुपये से भी कम होती थी। प्रोड्यूसर उनकी फ़ीस को कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिस वजह से कुछ प्रोड्यूसर वापस भी चले जाते थे। सन 1941 में शमशाद बेगम ने एक गाना गाया, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे। ये गाना इतना फेमस हुआ कि आज भी इस गाने को सुना जाता है और उतना ही प्यार दिया जाता था जितना कि सन 1941 में। उनकी मुलाकात किशोर कुमार से हुई। उस समय उन्हें अशोक कुमार यानी उनके भाई के नाम से जानते थे। तब शमशाद बेगम ने उन्हें अपने पास बुलाकर गाना गवाया और कहा कि एक दिन तुम अपने भाई से बड़ा सिंगर बनोगे, और हुआ भी यही। उस समय शमशाद लाहौर की ऑल इंडिया रेडियो की मशहूर सिंगर थी। वहीं पर नौशाद नाम का एक ऑफिस बॉय काम करता था और संगीत की कुछ नॉलेज भी रखता था। संगीत के लिए वो संघर्ष भी कर रहा था और कुछ समय बाद वे संगीतकार भी बन गए। फिल्म मंगू में उन्हें गाने का मौका मिला और शमशाद के पास पहुँचे और शमशाद मान भी गई। 1944 से 1955 तक शमशाद सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली गायिका बनी रही। राज कपूर साहब फिल्म आग के लिए उनसे गाना गवाना चाहते थे, लेकिन फीस ज़्यादा थी, अफोर्ड नहीं कर सके। उनके दोस्त पृथ्वीराज कपूर की दोस्ती थी, इसलिए वे मान गई और कम फीस में ही गाना गा दिया। सन 1955 में शमशाद के पति गणपत लाल एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे। पति की मौत के बाद शमशाद ने हमेशा के लिए गाना गाना छोड़ दिया और सबसे मिलना जुलना तक छोड़ दिया और पूरा ध्यान अपनी बेटी की परवरिश पर लगाने लगी। उन्हें घर पर ही गाने के ऑफर आते और वे ठुकरा देती। नतीजा यह निकला कि उनके ठुकराए गाने लता जी और आशा जी के पास जाने लगे, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और लता जी बन गई बड़ी सिंगर। कई साल तक शमशाद बेगम गुमनाम रही, लेकिन जब महबूब को अच्छी आवाज़ की ज़रूरत पड़ी तो वे सीधे शमशाद के बाद पहुँचे और 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया के लिए उन्होंने शमशाद बेगम से गाने गवाए। 2009 में शमशाद बेगम को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। 1965 में शमशाद ने फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। शमशाद बेगम मुंबई में अपनी बेटी उषा और दामाद के साथ रहती थी। अचानक 1998 में खबर आई कि शमशाद बेगम गुजर गई, लेकिन जब 2004 में खबर आई दोबारा कि शमशाद बेगम जिंदा है, असल में बात यह थी कि वे बड़ी ही एकांत में रहती थी। उनका पता ही नहीं रहता था
वे कहाँ है, क्या करती है, कैसी है। और अचानक फिर 23 अप्रैल सन 2013 को 94 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया और कम लोगों की ही मौजूदगी में इनका अंतिम संस्कार किया गया। इस महान गायिका के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा को लेकर। धन्यवाद।